तो कल हम लोग ने बात करी थी कुछ चीज़ों के बारे में, जैसे कि एटॉमिक मॉडल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटॉमिक मॉडल। मेनली 3 एटॉमिक मॉडल्स की बात हुई थी। लिखते आता हूँ। थॉमसन मॉडल की बात हुई थी, रदरफोर्ड की बात हुई थी, और आखिरी में हुई थी नील बोर की। नील बोर की बात हुई थी। मैंने इन तीनों के एक्सपेरिमेंट बता दिए थे। इनमें से इसका स्पेकुलेटिव था। इसका एक्सपेरिमेंट हमको दिया है और इसका एक्सपेरिमेंट हमको नहीं दिया। हमको इसके रिजल्ट दिए थे, जिसमें से मैंने एक पार्ट बताया था कि इन्होंने रदरफोर्ड की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया। रदरफोर्ड की क्या प्रॉब्लम थी? रदरफोर्ड की प्रॉब्लम ये थी कि इन्होंने प्लानिटरी एनालॉजी दी थी एटॉमिक स्ट्रक्चर में। बीच में प्रोटॉन रहेंगे न्यूक्लियस में, और आजू बाजू इलेक्ट्रॉन घूमेगा, जिसको साइंटिस्ट ने अपोज किया था ये कह के कि अगर ये इधर घूमेगा तो एनर्जी रेडिएट करेगा, और धीरे धीरे इसकी एनर्जी रेडिएट होते होते ये न्यूक्लियस में जाकर गिर जाएगा। ये कहा गया था सबसे पहले। अब नील बोर आए। नील बोर का क्या था कि बीच की जो प्रोसेसेस हैं, है ना, बीच में आइंस्टाइन के कुछ सिद्धांत आए, मैक्स प्लैंक के आए, और डी ब्रॉय के आए। बहुत सारे बीच में चीज़ें हुई। उसने इस चीज़ को लीड किया, है ना, और उसने इक्वेशन बनाए और ये कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये सही बात है, बस ये होता है कि प्रोटॉन के आजू बाजू इलेक्ट्रॉन घूमते हैं और ऐसा ऑर्बिट में घूमते हैं जिनकी एनर्जी डिफाइंड होती है ना, जिनकी एनर्जी डिफाइंड होती है, और वो उस एनर्जी बैरियर में ही घूमते हैं। ये हमने कल बात की थी। ठीक। और एक और बात की थी मैंने, आइसोटोप क्या होता है और एटॉमिक नंबर क्या होता है और मास नंबर क्या होता है। ठीक। ये सब चीज़ें आप एक बार एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक। एक मैंने थोड़ी सी चीज़ नहीं बताया था आपको। नील बोर के क्या थे पोस्टुलेट, क्या थे मेनली इसके पास पोस्टुलेट थे। हमको दो ही दिए हैं। एक जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि एनर्जी एक पर्टिकुलर एनर्जी के ऑर्बिट में घूमते हैं, स्पेशल ऑर्बिट सेल में। दूसरा ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या कैसी होगी ऑर्बिट्स में। तो उसके लिए इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, 2n का स्क्वायर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो n की वैल्यू है ये नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का कॉन्सेप्ट शायद 7th 8th से चालू हो जाता है, फिर भी बता दे रहा हूँ। नेचुरल नंबर 1 से लेकर इन्फिनिटी। ठीक। पॉजिटिव। नेगेटिव भी डालोगे तो स्क्वायर करके वो पॉजिटिव ही होता है एट द एंड, तो बात नहीं है। तो पहला ऑर्बिट n की वैल्यू 1, तो 1 स्क्वायर 1 इंटू 2, पहले ऑर्बिट की 2। तो दूसरे ऑर्बिट की कितनी होगी? 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। थर्ड की कितनी होगी? 3 इंटू 3 9, 18। और उसके बाद ऐसी फॉर्मूला लगाते जाए तो 32 50 बढ़ते जाएगा। अच्छा, तो ये जब हुआ तो उन्होंने बोला कि शुरू में तो 2 रहेगा और उसके बाद जाके 8 होते जाएगा। भले 18 अकोमोडेट कर सकता है पर 8 ही लेगा। जो कि ये जो बात इन्होंने कही ये बाद में गलत साबित हुई। ये गलत क्यों साबित हुई? ये हमारा 11th में दिया है, 18 ही करेगा और 32 भी करेगा। तो ये गलत साबित हो गई। बात 11th में हुई, कैसे हुई ये 11th की बात है। अभी के लिए ये बात सही है, जब तक 9th हो तब तक ये बात सही है। कोई भी आइटम आए उसको ऐसे ही अरेंज करना है 2 8 8 8 के फॉर्म में।
जैसे अगर सोडियम बोल दे, सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए 11, उसका मास नंबर है 23। ठीक, मैंने जैसे कल आपको बताया कि मास नंबर क्या होता है, मास नंबर होता है सम ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। अच्छा, मास नंबर ऐसा क्यों लिखते हैं? जैसे कि मैं बता दिया कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन का वजन ज़्यादा नहीं होता, सिग्निफिकेंट नहीं होता, तो हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, बचता जो है उसी का वजन नापते हैं। मान लो मैंने मेरे पास पर्टिकुलर थैला तो है नहीं, ये टोपी जो रखी हुई है मेरे फ्रेंड की, भी ज़्यादा बड़ी नहीं, इसको बहुत बड़ा मान लो, थोड़ा बड़ा मान लो, अभी इसका कुछ खासा वजन नहीं है ना, मान लेते हैं इसका कोई वजन ही नहीं। इसमें मैं दो कुंभड़े या पम्पकिन, पम्पकिन इंग्लिश में बोल देते हैं क्योंकि कद्दू, कद्दू, कद्दू डालूं, है ना, इसमें दो कद्दू डालूं बड़े बड़े, पपीता डाल दूं एक, या पम अपना अनानास डाल दूं, या नाशपाती डाल दूं, कोई बड़ा सा फल डाल दूं, और दो पत्ते तुलसी के डाल दूं, तो मेनली वजन किसका पड़ेगा? वो जो अनानास डाला मैंने, या नाशपाती डाला, या जो भी मेन भारी चीज़ डाला, उसका फर्क पड़ेगा। तुलसी के पत्तों का कोई असर नहीं होगा, मतलब असर होगा बट सिग्निफिकेंट नहीं है, तो हमने उसको निगलेक्ट किया, सिर्फ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। और मैंने एटॉमिक नंबर बताया था, प्रोटॉन के नंबर को एटॉमिक नंबर बोलते हैं। एटॉमिक नंबर जितने प्रोटॉन उतने उतना ही एटॉमिक नंबर, और उतने ही इलेक्ट्रॉन के भी नंबर। प्रोटॉन को क्यों चुना गया? क्योंकि हाइड्रोजन पहला एलिमेंट था, उसमें प्रोटॉन पाया जाता है, और प्रोटॉन कंसिस्टेंटली बढ़ता है। ठीक, जैसे ये सोडियम है, सोडियम का पी कितना हो गया? पी तो डायरेक्ट नीचे लिखा हुआ है, तो 11 हो जाएगा। एन निकालना है तो 23 दिया है ना, 23 दिया है, और ये 11 है। एन निकालना है, थोड़ा सा मैथ लगा के 12 आ जाएगा, तो ये आ गया 12। इसके थोड़ा सा पहले जाए, नियॉन है शायद, है ना, हीलियम आर्गन है कि नियॉन है, चेक कर लेते हैं, चेक क्या है कंफ्यूजन, और वो नियॉन ही है। तो नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, और इसका एटॉमिक मास 20 होता है ना। तो इसमें प्रोटॉन का नंबर कितना हो जाएगा, न्यूट्रॉन का नंबर कितना हो जाएगा? 10। प्रोटॉन का नंबर कितना दिया है? क्योंकि एटॉमिक नंबर 10 है, तो प्रोटॉन का नंबर भी 10 ही होगा, इलेक्ट्रॉन का नंबर भी 10 ही होगा, है ना। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 12 हो गया। इसके पहले आप देखेंगे तो इसके पहले 9 न्यूट्रॉन थे, 9 से 10 हुआ, और 10 से डायरेक्ट 12। ये कूदा फांदी करता रहता है, उल्टा सीधा काम करता रहता है। इसके बाद मैग्नीशियम आता है, मैग्नीशियम में भी 12 ही रहते हैं, तो ये कूदा फांदी करता रहता है। और इसका एक आगे कॉन्सेप्ट है, रेडियो एक्टिविटी के कारण भी ये करता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो रेशियो रहता है उसके कारण भी ये ऐसी चीज़ें शो करता है, पर वो भी हमारे काम की नहीं। हमारे काम का क्या है? ये सोडियम दिया था, सोडियम का सबसे कॉमन आइसोटोप 1123। ठीक, इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे जमे होंगे? तो इलेक्ट्रॉन की पहले मेजर संख्या जानते हैं, 11 प्रोटॉन है, तो 11 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। 11 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे में 8, और इसके बाद सभी में 8, बट बचे कितने? 2, 8, बचा 1। एक और एग्जांपल लेते हैं, अपन ले लेते हैं फ्लोरीन का, 17, 35.5। अच्छा, ये मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, अभी याद रखते हैं। प्रोटॉन कितने हो गए? 17। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 17। तो पहले 2, फिर 8, फिर 7। ठीक, यही दो तीन ऐसी सेम क्वेश्चन आप करेंगे, आसान चीज़ है, हो जाएगी। नहीं भी होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, 11 तक आ जाती है ना। और ऐसा तो है नहीं कि बोर्ड का है तो कुछ करेगा, बस ये आपको ये होना चाहिए
क्योंकि ये सिंपल चीज़ है, नहीं आती थोड़ी सी शर्म की बात है। बट आपको इस करियर में आगे जाना ही नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको इस करियर में आगे जाना है, इस लाइन में आगे जाना है, ये सीखना पड़ेगा, एटलीस्ट एटॉमिक नंबर सीखने पड़ेंगे। तो हमने कल आइसोटोप की बात कर ली थी। आइसोटोप क्या थे? आइसोटोप क्या थे? आइसोटोप वो थे वो एलिमेंट्स थे जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मतलब प्रोटॉन के नंबर सेम होते हैं और उनका न्यूट्रॉन का नंबर डिफरेंट होता है। तो ऐसे ही हाइड्रोजन के दो होते हैं, हाइड्रोजन के तीन होते हैं, सॉरी, हाइड्रोजन के तीन होते हैं। कल की क्लास में मैंने बता चुका हूँ शायद। एक ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर चेंज हो रहा है। मास नंबर चेंज हो रहा है मतलब एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर चेंज हो रहा है मतलब न्यूट्रॉन का नंबर चेंज हो रहा है। ठीक, न्यूट्रॉन का नंबर चेंज हो रहा है। तो इसको हम प्रोटियम बोलते हैं, इसको ड्यूटेरियम बोलते हैं और इसको ट्राइटियम बोलते हैं। ये रेडियो एक्टिव है ना। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यूज होता है एज अ हैवी वाटर मॉडरेटर के रूप में। तो ये आइसोटोप है। मैं इसमें क्या बताना चाह रहा था आपको कि अच्छा हाँ, मास, एटॉमिक मास, ये इनके आइसोटोप है। ऐसे ही कार्बन के आइसोटोप होते हैं। कार्बन का एक 12 आइसोटोप होता है जिसमें प्रोटॉन की संख्या 12, न्यूट्रॉन की संख्या 12। एक दूसरा होता है जिसमें प्रोटॉन की संख्या 12 और न्यूट्रॉन की संख्या 14। ठीक, आइसोटोप्स। एक आइसोबार करके चीज आती है। आइसोबार वो एटम्स हैं जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट। ये जस्ट अपोजिट है आइसोटोप का, इसको यहीं लिख देते हैं। आइसोटोप इज आइसोबार। ये बात हुई, है ना। अच्छा, अब हमको क्या क्या चीज़ पता चल गई है? इलेक्ट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, वो जमे कैसे हैं। अब बारी आती है एटम। ठीक, हमको ये पता चल गया एटम बना कैसे, क्यों बना, क्या कारण हो सकते थे उसके, उसके क्या क्या पार्ट्स हैं, ये पता चल गया। अब बारी ये जानने की एटम क्या है। तो एटम की एक थ्योरी हमको डाल्टन देते हैं। डाल्टन कहाँ गए? अगर नीचे से दिखाता हूँ हमको डाल्टन, याद आ गया है क्या? हाँ, ये है। तो जो डाल्टन थे वो एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने कहा, अच्छा ये जो पूरी थ्योरी है ये गलत हो गई, इसलिए मैंने इसको बताना सही नहीं समझा, है ना। लिखने का काम आती है, इसमें समझने के लिए कुछ नहीं, जो लिखा है वो वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो जो लिखा है उसी को बताता हूँ मैं। ये थ्योरी है, पोस्टुलेट्स है। ऑल मैटर आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम। ठीक, विच पार्टिसिपेट केमिकल रिएक्शन। ये सही बात, इसमें कोई गड़बड़ नहीं। एटम आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स, ये गलत बात आ जाती है। इट कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, ये भी बात गलत है। जैसे केमिकल रिएक्शन है तो थोड़ी सही है कि न्यूक्लियर रिएक्शन में डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, है ना। एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। जैसे कल ही बताया था कि सोना, चांदी का, चांदी के जितने भी एटम रहेंगे चांदी जैसे रहेंगे, लोहे के लोहे जितने जैसे रहेंगे, कॉमन सेंस। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड, अच्छा ये भी कि चांदी और लोहे की अंतर है। एटम कंबाइन इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। ये भी थोड़ा गलत हो जाती है आगे चल के बात, है ना, बट अभी तक सही है। जैसे H2O है, होल नंबर मतलब पूरे नंबर, होल होल,
जीरो से लेकर इन्फिनिटी। इसमें दो एच मिले और एक ओ मिला। वैसे CO2 देखें, कितनी गड़बड़ किया है इसमें। CO2 देखें तो एक कार्बन और दो ऑक्सीजन। वैसे O2 देखें तो एक एक ऑक्सीजन। NaCl देखें तो एक एक सोडियम और क्लोरीन। या फिर ACl3 देखें। अच्छा, ये जो नाम बता रहा हूँ इन सबको आप यूज टू हो जाओगे जैसे जैसे स्ट्रीम में आगे बढ़ो। ज़्यादा लोड नहीं लेना कि अरे यार ये नाम याद नहीं रखोगे, कोई नाम याद भी नहीं रखोगे तो कोई टेंशन नहीं। बस याद रखना कि होल नंबर रेशो में बनाते हैं। जिन चीज़ों ऐसे इनके किसी चीज़ को याद नहीं रखना एक्सेप्ट एटॉमिक नंबर और मास नंबर छोड़ के, है ना। और वो क्या है? एटॉमिक नंबर क्या है? प्रोटॉन का जितना नंबर। और मास नंबर क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर का सम। ठीक, जिसमें एक Al मिला और तीन Cl3 मिले तो होल नंबर। ये वैसे गलत हो जाती है जब थोड़े बड़े एटम मिलके छोटे एटम्स के साथ कंपाउंड बनाते हैं तो वो नॉन 6 की ज्योमेट्री हो जाती है, वो अलग आती है। रिलेटिव नंबर ऑफ एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन गिवन कंपाउंड। अच्छा, ये भी इसी सेम कॉन्सेप्ट पे है, इसको थोड़ा सा नीचे लिखा यहाँ पे पहुंचे। मान लो मेरे पास एक पानी का टब है और ये एक ऑक्सीजन का टब है। मैंने लिक्विड कर दिया। मैं यहाँ से पानी निकालूं, है ना। पानी प्योर है, शक्कर को कुछ नहीं, प्योर पानी डला है। तो इसमें H2O होगा, है ना, और इसमें O2 होगा। मैं टैप लूं, टैप से पानी लूं, इसमें भी H2O होगा। तो रिलेटिव नंबर मतलब क्या? ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में दो हाइड्रोजन और इसमें भी ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में दो हाइड्रोजन। मैंने कंपाउंड सेम लिया H2O, सोर्स डिफरेंट हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। सोर्स डिफरेंट हो सकता है पर इन दोनों का जो रिलेटिव नंबर है सेम कंपाउंड में, जो रिलेटिव नंबर, कंपाउंड मतलब ये मॉलिक्यूल कंपाउंड, वो ये चीज़ें इंटरचेंजेबली यूज होती हैं जनरल। रिलेटिव नंबर मतलब इसके रिस्पेक्ट में, मतलब मान लो मेरा 20 नंबर है और एक जन के 30 नंबर है तो मेरे रिस्पेक्ट में वो 10 नंबर आगे है ना। या मेरे 20 है उसका 40 है तो मेरे रिस्पेक्ट में उसके दुगने नंबर आए, उसके रिस्पेक्ट में मेरे आधे नंबर आए, मेरे रिस्पेक्ट में जो 30 नंबर है उसके 1.5 गुना नंबर आए। तो ये रिस्पेक्ट वाली बात है। जिनके रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन दुगना है। यहाँ पे ऑक्सीजन से रिलेटिव नंबर क्या है? 1:1। CO2 कहीं से भी लोगे, अगर CO2 ही लोगे तो कार्बन का रिलेटिव नंबर ऑक्सीजन से हाफ होगा और ऑक्सीजन का कार्बन से डबल होगा। ये कुछ बातें कहते हैं हमारे डाल्टन साहब। इसमें आधी बातें गलत हो जाती हैं और क्योंकि इनका एक असम्पशन आता है, थोड़ा सा बेवकूफ़ी भरा असम्पशन आता है। मतलब उस समय के हिसाब से बहुत अच्छा था पर अभी के लिए हमारे लिए तो बेवकूफ़ी भरा ही हो ना। तो एक असम्पशन उस समय के साइंटिस्ट डाल्टन लोग, भैया की गलती नहीं है, उस समय का ही एक असम्पशन था कि जो एटम है वो हार्ड रॉक शेल की तरह है। एक हार्ड पार्टिकल है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, है ना। बट हमने पढ़ा हाँ उसको तोड़ा जा सकता है, और कई छोटे पार्ट से बना है ना। हार्ड नहीं होता, इसके आजू बाजू क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं, है ना। और जब मैं मॉलिक्यूल बताऊंगा तब थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ बताऊंगा, तब वो टॉपिक आएगा। बट अभी के लिए याद रखो आजू बाजू इलेक्ट्रॉन घूमता है। ये जो नील बोर की जो थ्योरी थी मैंने बोला कि गलत हो गई, क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसने एज अ पार्टिकल घुमाया है, नहीं पार्टिकल नहीं, एज अ वेव घूमता है और वही इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रोड्यूस करते हैं। अभी तो ये बस नाम जान लो कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रोड्यूस होते हैं। वो क्यों होते हैं वो 12th में आपको एक अच्छा सा
अच्छा सा उदाहरण मिल जाएगा। अब बारी आती है, हमको एक यूनिट चाहिए। एटम्स का वजन नापने के लिए यूनिट चाहिए। जैसे जमीन लेने जाते हो, प्लॉट लेने जाते हो तो फीट स्क्वायर में नापते हैं अपन। खेत लेने जाते हो, हमारे इधर खेत लेने जाओगे तो आपको एकड़ डिसमल में मिलेगी। बिहार तरफ बीघे बीघे में बिकती है। बट अगर आप प्लॉट लेने जाओगे, प्लॉट प्लॉट लेने की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ प्लॉटिंग हुई है रजिस्ट्री करवा के, वहाँ प्लॉट लेने जाओगे तो फीट स्क्वायर में ही बेचता है। घर भी फीट स्क्वायर में बिकते हैं, है ना। आप कपड़ा लेने जाओगे तो मीटर में घटता है। हाइट नापती है इंडिया में तो फीट में नापती है। तो हर चीज़ का एक एक मापदंड है ना। एक तो ऐसा ही है, ऐसा ही तो है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट चीज़ों के हिसाब से उससे एक जनरलाइज वजन नापने की चीज़ है। क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि प्रोटॉन का वजन क्या होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻⁻27 किलोग्राम। ये बहुत छोटी वैल्यू है। इसको नापने के लिए बहुत दिक्कत हो रही थी, तो हमने बोला चलो एक नई वैल्यू प्रोड्यूस करते हैं। तोला, जैसे सोना को नापने के लिए तोला है, चावल नापने के लिए कुंटल है। इन जनरल कुंटल में लेता है चावल आदमी। बैचलर है तो फिर वो किलो में लेगा, बट एज ए कुंटल में लेता है। तो हमारे साइंटिस्ट लोग ने बहुत लंबा चौड़ा रिसर्च किया 1961 में। बोले कि चलो एक एएमयू करके यूनिट बनाते हैं। एएमयू क्या होगी? ये बोले कि जो कार्बन है ना, एक कार्बन एटम का 12वां हिस्सा। अरे यार, मेरे से थोड़ी सी जगह गलती हो गई, माफ करना। यहीं कहीं मैंने गलती से कार्बन के ना एटॉमिक नंबर की जगह मास नंबर कर दिया, और वो बड़ा सा ब्लंडर हो गया। आइंस्टाइन हो गया। कहाँ गई वो? एज एन एग्जाम्पल मैंने यहीं कहीं बताया था तुमको कार्बन के बारे में ना। ये मैंने यहाँ पे कार्बन के बारे में बताया था तुमको। असल में कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है मास नंबर लिख दिया प्रोटॉन का। एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। और इसका एक इसके दो आइसोटोप होते हैं, जिसमें एक में न्यूट्रॉन 6 होता है और एक में न्यूट्रॉन 8 होता है। तो इसका मास नंबर कितना होगा? 6 + 6 12, 6 + 8 14। ये गड़बड़ हुई थी मेरे से, थोड़ा सा इधर कर दिया था केवल, माफ करना इसके लिए। थोड़ा सा इधर लेके आता हूँ वापस। नहीं, गाड़ी को उसकी धुरी पे लाया जाता है वापस से। हाँ, साइंटिस्ट लोग ने बोला कि हम बोलेंगे एक कार्बन एटम का 12वां हिस्सा। ऐसा क्यों किया गया? मान लो आप एक दुकान गए, ठीक, दुकान गए और उसकी वजन मार करने वाली मशीन खराब हो गई थी, और किसी ने उसको वजन करने वाली मशीन उधार नहीं दिया। अब उसने बोला भैया देखो, ये जो 1 किलो का डब्बा है ना मेरा, उसमें 15 रसगुल्ले आते हैं। 1 किलो के डब्बे में 15 रसगुल्ले आते हैं। तो क्या करेगा? तुमको तुमको 2 किलो लेने हैं। 2 किलो तुमको पेड़े लेने हैं। तो एक तरफ पेड़े रखेगा और दूसरी तरफ क्या करेगा? वो 30 गुलाब जामुन रखेगा। दोनों बराबर, तो दोनों बराबर तो जब दोनों बराबर तो हमारा माप सही आया, और मैं 2 किलो केले लेके चला जाऊंगा। तो यार इसको क्या दिक्कत होती है अचानक से?
या 2 किलो, जो डब्बा नहीं बनाता मैं, 2 किलो पेड़े रखे और इसको नापे। अब बोले कि क्या क्या बोला था मैंने, एक डब्बा, मतलब 1 किलो का जो डब्बा है उसमें 15 गुलाब जामुन आते हैं। वैसे इसमें भी है कि जो एक कार्बन है ना, उसमें एक कार्बन में हाइड्रोजन जैसे जो सबसे बेसिक चीज़ है ना, सबसे बेसिक क्या है, हाइड्रोजन, वैसे 12 हाइड्रोजन आते हैं। तो हमने बोल दिए कि कार्बन के ऊपर, सब कार्बन और ऑक्सीजन के ऊपर उस समय तक अच्छी खासी रिसर्च हो चुकी थी। तो कार्बन का वजन नाप लिया गया था, तो उन्होंने एक कार्बन लिया और ये बोल दिया गया कि एक कार्बन मतलब 6 हाइड्रोजन के बराबर, है ना। एक कार्बन मतलब 12 हाइड्रोजन के बराबर, 12 हाइड्रोजन के बराबर। 12 हाइड्रोजन क्यों? एक हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है और एक कार्बन में, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन होते हैं इन जनरल। तो इन्होंने ये बोला कि एक कार्बन 12 हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया, 1 किलो 15, या फिर 15 रसगुल्ले 1 किलो को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो वैसी थोड़ा सा वैसी ही इसमें भी होगा कि एक कार्बन को मैं 12 हिस्सों में बांट दूँ, है ना, और उस हिसाब से मैं उस उतने हिस्से ले लूँ, उतने हिस्से ले लूँ कि कितने की मेरे को ज़रूरत है। मान लो अभी मेरे को लिथियम का वजन नापना है। लिथियम का क्या है, 3, 6। तो लिथियम का वजन नापने के लिए मैं क्या करूँगा, एक कार्बन लूँगा, है ना। कार्बन के 12वें हिस्से को हम एक एएमयू बोलते हैं। कार्बन के 12वें हिस्से को हम एक एएमयू बोलते हैं। तो इसके 6 गुने को हम लिथियम बोल सकते हैं। इसका एनसीईआरटी में एक उदाहरण सेम यही दिया है कि दुकान वाले के पास जाओगे तो वो बोलेगा, ना भैया मेरे पास नापने के लिए कुछ नहीं है। बोलेगा कि 1 किलो तरबूज में 12 पीस आते हैं, तो मैं रख के आता हूँ 12 पीस। जब 12 पीस हो जाए तो तुम समझ लेना 1 किलो हो गया। तो वही बात है। तो हमने जब नापा कार्बन का वजन, है ना, थोड़ी रिसर्च हुई तो हमको पता चला कि कार्बन के अंदर क्या क्या है, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। तो बेसिक क्या था, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में क्या है, एक प्रोटॉन है। जो जैसा कि मैंने बताया था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट इक्वल होता है। तो इनने बोले कि ये कार्बन पे अच्छी खासी रिसर्च हो गई है, कार्बन का इतना मास होता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि 12 हाइड्रोजन इज इक्वल टू एक कार्बन, है ना। तो एक हाइड्रोजन का वजन कितना होगा, C/12 इम्प्लाइड। एक हाइड्रोजन में क्या होता है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का वजन नेग्लेक्टेबल होता है ना। तो उस हिसाब से प्रोटॉन के वजन के ऊपर हमने एक एएमयू बना लिया। बस इतना ही है। एक एएमयू क्या रिप्रेजेंट करता है, एक प्रोटॉन के वजन। सिंपली बोला जाए तो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास का बुकिश डेफिनेशन बोले तो इट इज it is mass equal to 1/12 of mass of an carbon atom। इसको इधर लिख देते हैं। ये सिंपल सी डेफिनेशन है।
इसको मैं थोड़ा सा ऊपर यहाँ रख देता हूँ। इसको मैं फिर से एक बार थोड़ा सा अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। हुआ क्या, 15 की जगह 10 मान, 1 किलो में बोल दिया उसने 10 गुलाब जामुन होते हैं, हमने मान लिया 10 गुलाब जामुन होते हैं। 1 किलो में 10 गुलाब जामुन होते हैं, है ना, ऐसा हमने मान लिया। तो एक गुलाब जामुन 1/10 होगा, है ना। तो वैसे ही इसमें भी आता है कि जब कार्बन पे रिसर्च हुई तो हमको ये पता चला कि ये एनर्जी भूल जाओ, मेरे हिसाब से ये सिंपल तरीका मेरा नहीं होगा। कार्बन पे रिसर्च हुई तो हमको पता चला कि 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है इसमें। हमको ये पता था जो हाइड्रोजन है उसमें 1 प्रोटॉन होता है और 1 इलेक्ट्रॉन होता है और 0 न्यूट्रॉन होते हैं। हमको ये भी पता है कि न्यूट्रॉन का मास हल्का सा ज़्यादा होता है प्रोटॉन से, बट दोनों को हम इन जनरल सेम मानते हैं। दोनों के मास को, इलेक्ट्रॉन के मास को हम निग्लेजिबल मानते हैं, है ना। ये बातें पता थी हमको, तो हम इससे ये बात निकाल सकते हैं, इम्प्लाई कर सकते हैं, है ना, कि 12 हाइड्रोजन 1 कार्बन के बराबर होंगे। जैसे मैंने यहाँ बोला कि हमको ये पता चल गया कि 12 10 गुलाब जामुन 1 किलो के बराबर होंगे। वैसे यहाँ पे भी हमको अंदाज़ा लगाया हमने, है ना। अब आदमी दुकान चला रहा है तो उसको अंदाज़ा लग जाता है, ये रिसर्च कर रहे हैं उनको भी अंदाज़ा लग जाता है। और उस पर फिर थोड़ा सा टेस्ट और एक्सपेरिमेंट करते हैं, थोड़े से बहुत एक्सटेंसिव टेस्ट और एक्सपेरिमेंट करते हैं, और ये निकलता है। तो IUPAC ने बोला कि 12 हाइड्रोजन है वो 1 कार्बन के बराबर है, वो 1 कार्बन के बराबर है। और तो उस हिसाब से क्या होगा कि 1 हाइड्रोजन 1 कार्बन बटे 12 के बराबर होगा। और हाइड्रोजन क्या है, एक प्रोटॉन और उसके आजू बाजू घूमता हुआ 1 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का कुछ वजन होता है, बहुत बहुत निगलेक्ट मारते हैं, बहुत ज़्यादा कम होता है प्रोटॉन के कंपैरिजन में। आई थिंक 10⁴ 1000 गुना कम था, तो हम उसको निगलेक्ट करते हैं। तो ये AMU क्या है तुम्हारे दिमाग में भरने के लिए, सिर्फ समझने के लिए, प्रोटॉन का वजन। लिखने के लिए मैंने यहाँ लिखाया हूँ, वही लिखना है। और अच्छी डेफिनेशन आपको बुक में मिलेगी, ठीक। यहाँ अच्छा, अगला टॉपिक जो आता है हमारा वो आता है मॉलिक्यूल। अच्छा, हमने ये जान लिया कि एटम बनते हैं। एटम कैसे बनते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इनसे। जब एटम और रिएक्ट करता है, अब एटम क्यों रिएक्ट करता है, जैसे मैंने पहले बताया, हमको स्टेबिलिटी भी चाहिए और रिएक्टिविटी भी। वो रिएक्ट भी करता रहता है और स्टेबल भी रहना, वो कॉन्स्टेंटली रिएक्ट करता रहता है और स्टेबल भी रहना चाहता है। और दोनों एक दूसरे के साथ, वो रिएक्ट इसके लिए करता है कि वो स्टेबल रहना चाहता है और वो स्टेबल रहने के लिए रिएक्ट कर रहा है ना। दोनों पैरेलल चलते रहते हैं, दोनों एक ही जैसी बातें हैं। अच्छा, जो एटम है, जैसे कि मैंने नील बोर के बारे में बताया कि प्रोटॉन के आजू बाजू इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है ना। ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। तो होता क्या है कि एक हमने एक जनरलाइज एक्सपेरिमेंटली जाना कि कुछ जो एटम होते हैं वो किसी से इन जनरल नॉर्मल कंडीशन में रिएक्ट नहीं करते, उनको हम बोलते हैं इनर्ट गैस। इनर्ट गैस का जो कॉन्फ़िगरेशन रहता है, जैसे हीलियम के आखिरी में 2 ऑर्बिट, 2 इलेक्ट्रॉन आखिरी ऑर्बिट में, इसमें 8, इसमें भी 8, कुछ में 18। तो जो नील बोर की जो मैक्सिमम एक शेल की थी, एक शेल की, है ना, कोई भी शेल की मैक्सिमम क्या थी, 2 और 8, 2 और 8। नील बोर की 2, 8, 18, 32, 50 अपन ने निकाले थे। बट
उसने क्या बोल दिया था कि मैक्सिमम अकोमोडेट वो 8 ही करेगा, तो मैक्सिमम क्या थी 8, है ना। तो यहीं से आगे चल के बात आती है कि कोई भी जो एटम है वो स्टेबिलिटी चाहता है, और स्टेबिलिटी पाने के लिए उसके आखिरी में या तो 2 हो जाए, अगर वो हाइड्रोजन है तो 2 हो जाए, या हाइड्रोजन के अलावा कुछ है तो 8 हो जाए ना। मैक्सिमम कितना कर सकता है 8, और 8 है सबसे ज़्यादा स्टेबल। अब वो क्या ये सब पाने के लिए क्या क्या कर सकता है, वो क्या कर सकता है, अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, किसी से इलेक्ट्रॉन ले सकता है कंप्लीटली, या तो इलेक्ट्रॉन्स को बीच में रख सकता है। हमें बीच में रखता नहीं, वो क्लाउड शेयर करता है। जो मैंने वेव बताई थी वो वेव शेयर करता है, एनर्जी शेयर करता है, फील्ड शेयर करता है ना। तो जब ये शेयरिंग होती है तो एक और चीज़ बनती है जिनको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल दिखाने का मॉलिक्यूल, एटम के एग्रीगेट्स को हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। आवश्यक ये नहीं कि सेम एटम ही मिलके मॉलिक्यूल है, डिफरेंट एटम्स मिलके भी मॉलिक्यूल बनाते हैं। और जब ये मॉलिक्यूल हम मैक्रोस्कोपिक हो जाता है, माइक्रोस्कोपिक से मैक्रोस्कोपिक हो जाता है, मैक्रो मतलब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो हमको विजिबल होने लगते हैं, है ना। जैसे ड्राई आइस, शादियों में आजकल यूज़ हो रही है ड्राई आइस, या कोई भी गैस है वो जो पुराने सीरियल बनते थे अपने, तो उसमें क्या बोलते हैं, स्वर्ग लोग दिखाते, तो वो नीचे नीचे धुआं दिखाते हैं, वो गैस है, बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाती है तो हमको दिखने लगता है। वही बात है, मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाते हैं, मैटर, है ना। मैटर, मैटर के मल्टीपल स्टेट होते हैं, वो बात की बात है। पहले यहाँ पे हम लाते हैं मॉलिक्यूल के वेट को। मॉलिक्यूल का वेट क्या है, उसके अंदर जितने एटम्स हैं उनके वेट का सम। अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन का, धोखा दे रहा है यार मेरे पास, अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन का वजन आपको पता होना चाहिए 12, और इसका होता है 16। तो इसमें 2 ऑक्सीजन है तो इंटू टू किए, थोड़ा सा हैंग हो रहा है यार। तो ये कितना हो गया, 16, 32, और ये हो गया 44। वैसे ही ऑक्सीजन का देखें तो ऑक्सीजन में क्या है, 2 ऑक्सीजन, एक का 16 तो 2 का 32। इससे ये तो समझ में आ गया होगा कि हमको एटॉमिक नंबर और मास नंबर याद रहना आवश्यक है। अच्छा, अब मैंने एक पॉइंट वहाँ पीछे छोड़ा था, आपको बोला था कि बाद में बताऊंगा। वो था क्लोरीन का एटॉमिक मास। क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 है। ये कैसे हो गया, क्योंकि न्यूट्रॉन आधा है क्या, नहीं, आधा नहीं है, ये है एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज। जैसे कि हमने पहले ही बता चुके हैं कि एक एटम के कई आइसोटोप हो सकते हैं, जैसे कार्बन के 2 बताए मैंने, हाइड्रोजन के 3 बताए, नाइट्रोजन के भी 2 होते हैं, इसके भी 2 होते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला बनता है हमारे पास कि परसेंटेज कॉन्स्टिट्यूट ऑफ आइसोटोप ए का मास, ए है ना, और मास बी उसके परसेंटेज कॉन्स्टिट्यूएंट बी, और नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ए प्लस बी, है ना। तो ए प्लस बी तो एट दी एंड, क्योंकि परसेंटेज में दिया है तो 1 हो ही जाएगा। इसका मतलब क्या है, आपने एवरेज पढ़ाई होगा, मतलब एक ओवर मान लेते हैं, एक ओवर चल रहा है, क्रिकेट खेल रहे हैं, एक ओवर चल रहा है,
पहली बॉल में 1 रन बनाए, दूसरे बॉल में 3 रन बनाए, फिर एक डॉट बॉल खेली, एक नो बॉल आया, है ना, एक नो बॉल आया, अगले पे विकेट आ गया, रन आउट हो गया बच्चा। 4 बॉल हो गई, एक पे छक्का पड़ा, आते ही छक्का मारा और ये भी आउट हो गया। ठीक, ऐसा कुछ हो गया। तो इसका एवरेज कैसे निकालेंगे? 1+3+0+0+6+0। और कितने हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5 6, एक ओवर में 6 बॉल, तो कितना बनेगा? 10/6। अच्छा, ये किस टीम की एवरेज है? ये बैटिंग टीम का एवरेज। बॉलिंग टीम का एवरेज निकालेंगे तो हम नो बॉल का भी 1 रन गिनेंगे। वो नो बॉल का 1 रन गिनेंगे तो ये 11/6। तो वैसे इसमें भी होता है। परसेंटेज तो पता ही है, परसेंटेज मतलब 100 में से कितना। तो अगर कोई 98, एक इमेजिनरी एटम है, 98% पाया जाता है हवा में, और उसका एटॉमिक मास 16 है, और उसका एक आइसोटोप है जो 2% पाया जाता है हवा में, उसका एटॉमिक मास 18 है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 16 से 18 कैसे कैंसिल होगा? 4 25, ये कितने बार होगा? 3.23, 9 0 2, ऐसा कुछ, है ना। ये थोड़ा गड़बड़ भी हो सकता है, ऐसी अंदाजा मार रहे हैं। ये 9 बार में, ये 50 बार में, 0.04। ये कितना होगा? 4 × 3.9, 8। इधर से यार सबर आना। 3.9 × 4 कितना होता है? 6। 3 ऊपर गया, 4 3 से 12, 15 प्लस ये कितना है? 9 × 4, 0.36। तो हमको एवरेज एटॉमिक नंबर कितना आया इसका? यार कुछ कहीं कहीं मैं गणित में गड़बड़ मार दिया क्या? गणित में गड़बड़ किया हूँ? नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ किया हूँ। अब भी लेते इतना ही रखते हैं, 15.96। इन जनरल, ये थोड़ा यहाँ पे गणित गड़बड़ हुआ होगा तो हुआ होगा। इन जनरल ये इन दोनों के बीच में ही आता है, ये जो वैल्यू है ये इन दोनों के बीच में ही आती है। ये इन दोनों के बीच में ही आती है, 16 के करीब आएगी, जो जितना ज़्यादा होगा उतना करीब आएगी। इसको थोड़ा सा एक इजी एग्जांपल लेते हैं। मैंने ज़्यादा ही कठिन वाली अपने मैथ की एबिलिटी को मैंने ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया, ये मेरी बड़ी गलती थी। एक एटम लेते हैं जो 75% है ना, इन्वायरमेंट में एक आइसोटोप, उसका वजन 10 है, और एक जिसका 25% है, उसका वजन 12 है। अब इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ, मेरे जितना मैथ आता था इसको भी कर लूँगा। ये तो नीचे वाली आएगा, तो ये कितना आएगा? 3, 0 से 0 कैंसिल, ये कितने बार में जाएगा? 15, और ये 2, 7.5, ये 6, 4, ये हो गया 3, 7.5
5 प्लस 3 इक्वल टू 10.5। तो एक का 10 था, दूसरे का 12 था। तो 10 के पास है क्योंकि 10 ज़्यादा है, और 12 से दूर है क्योंकि 12 कम है। मान लेते हैं कोई दो आइसोटोप हैं, है ना। एक का दोनों 50-50% है इन्वायरमेंट में, तो उसका वजन कैसा होगा? वैसे कभी होता नहीं, एक बहुत कम ही होगा इन जनरल, एक बहुत कम ही होगा और एक बहुत ज़्यादा होगा। जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो रहता है आखिरी तक, और इसका वजन है 50 है। और इसका जो आइसोटोप है, जो अगला 50% है, उसका वजन 52 है। तो इजी मैथ्स हो गया। ये 2, ये 25, ये 2 और ये 26, ये कितना आएगा? 51। दोनों का क्या आया? ये एवरेज। दोनों आधा आधा था, तो ये हाफ प्लस ये 50। तो ये हाफ और ये 52। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 50 प्लस 52 इक्वल टू 51, है ना। तो ये बस एक फॉर्मूला याद रखें, परसेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ए प्लस परसेंट इंटू मास ऑफ ए प्लस परसेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बी इंटू मास ऑफ बी। ये आखिरी तक काम आएगा। नीट दोगे कि डब्ल्यू दोगे, इन जनरल ऐसे क्वेश्चन आते नहीं, पर भरोसा नहीं कर सकते। तो आज की समरी ये है। कैनवस क्लियर करता हूँ पहले बार। सबसे पहले मैंने बताया कि नील बोर ने क्या बोला था। नील बोर ने बोला था कि एटम एक एनर्जी एक स्पेशल सेल में घूमते हैं जिनकी डिफाइंड एनर्जी होती है। एक ऑर्बिट कितने एटम अकोमोडेट कर सकता है, उसका फॉर्मूला उसने दिया था 2n², है ना। एन 0 से लेकर सॉरी 1 से लेकर इन्फिनिटी तक कितना भी हो सकता है। तो पहला 2 है और आखिरी 2 है, फिर 8 है, फिर 18, फिर 32। बट उसने बोला कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम 8 ही होंगे एक शेल में, उतना ही अकोमोडेट कर सकता है, जो कि बाद में जाके गलत होगा, पर 9th तक के लिए यही सही है। तो हमने उसके बाद एटम्स को अरेंज करना सीखा, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना सीखा। हमने ये जाना कि डेल्टन क्या बोलते हैं। डेल्टन ने क्या बोला कि रिलेटिव कोई भी कंपाउंड में रिलेटिव नंबर ऑफ एटम सेम होंगे, सेम केमिकल एटम्स की सेम टाइप के एटम्स की प्रॉपर्टी सेम होगी, डिफरेंट टाइप के एटम्स की प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। एटम इंडिविजिबल है, जो कि गलत साबित हो गया था। ये पॉइंट अपन ने किए। उसके बाद मैंने बोला मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है। मास नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं गिनते? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है। बट अगर आप ऐसे रिलेटिवली देखें तो हमारे वजन के हिसाब से प्रोटॉन का मास भी नेग्लिजिबल होता है। बट यही बात उन पर भी लागू होती है। मतलब एक गाड़ी के एक बड़ा सा ट्रक है, मान लो एक ट्रक है, उसके हिसाब से चींटी का वजन कुछ नहीं है। वैसी एक आदमी के हिसाब से प्रोटॉन का वजन कुछ नहीं है ना। वैसी प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन 1000 गुना छोटा है वजन में, कम है। तो उसका वजन भी कुछ सिग्निफिकेंट नहीं, उसका एक ही चीज़ सिग्निफिकेंट है, चार्ज और स्पिन। जो स्पिन हमारे काम का नहीं, चार्ज हमारे काम का है, टेबल से याद करना है। तो मास नंबर क्या है? n+p। ये फॉर्मूला याद रखना है। एक और होता है एटॉमिक नंबर, इसका रिप्रेजेंटेशन देख लेंगे। जितना एटॉमिक नंबर उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन, या जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन उतना ही एटॉमिक नंबर, उतना ही इलेक्ट्रॉन्स एक न्यूट्रल एटम में, है ना। एक प्रोटॉन जो है
प्रोटॉन को क्यों माना गया? क्योंकि हाइड्रोजन से शुरू होती है हमारी सीरीज और हाइड्रोजन में सिर्फ प्रोटॉन पाया जाता है और वो कंसिस्टेंटली बढ़ता है आगे। न्यूट्रॉन को क्यों नहीं माना गया? क्योंकि न्यूट्रॉन अब्रप्टली आगे बढ़ता है, जिसका मैंने एग्जांपल सोडियम भी दिया था। सोडियम और नियॉन और मैग्नीशियम। नियॉन पे 10 होता है, उसके बाद 12 हो जाता है, फिर 12 ही रहता है, फिर 13 होता है, तो ये अब्रप्शन है। बट प्रोटॉन 10, 11, 12 ऐसा। उसके बाद मैंने बोला कि एएमयू क्या है? एएमयू क्या है? एएमयू है प्रोटॉन का वजन। प्रोटॉन का वजन ऐसे किलोग्राम में नहीं, प्रोटॉन का वजन नापने के लिए हमने एक अलग ही क्वांटिटी बनाई, जो कि है एक कार्बन एटम का 12वां हिस्सा। एक अलग ही क्वांटिटी, एक किलो किलो नहीं, एक अलग ही क्वांटिटी बनाई जिसमें हमने एक कार्बन एटम का वजन का 12वां हिस्सा एक प्रोटॉन के वजन को माना। ऐसा क्यों माना? क्योंकि रिसर्च हो चुकी थी अच्छी खासी। हमने ये पाया कि 12 हाइड्रोजन एक कार्बन के इक्विवेलेंट है। 12 हाइड्रोजन का वजन एक कार्बन के इक्विवेलेंट है ना। एक झोला जिसमें 12 टमाटर रखे हैं और एक झोला जिसका कद्दू रखा है बड़ा, है ना। ये एक झोला है, इसमें बहुत सारे टमाटर रखे हैं, है ना। और ये एक झोला जिसमें कद्दू रखा है। ये 2 किलो है और ये भी 2 किलो है। इसमें 16 टमाटर आते हैं और इसमें एक कद्दू आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि 16 टमाटर इन कद्दू के बराबर का है, बराबर के हैं। या फिर एक 8 टमाटर आधे कद्दू के बराबर के हैं, है ना। तो वैसी बात यहाँ पे भी आती है कि हमने ये बोल दिया कि 12 हाइड्रोजन एक कार्बन के बराबर का होता है। और एक हाइड्रोजन क्या है? एक हाइड्रोजन एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन का मास नेग्लिजिबल होता है, तो 12 प्रोटॉन मिलके एक कार्बन बनाते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि प्रोटॉन और हाइड्रोजन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास में ज़्यादा अंतर नहीं होता। तो इसके लिए हमने ये इक्विवेलेंसी लाई। ये हमने इक्विवेलेंसी लाई बहुत सारे अप्रोक्सीमेशन करके। मेन क्या है? एक एएमयू इज इक्वल टू 1/12 ऑफ एन कार्बन एटम। याद रखने वाली बात है। इसके बाद मॉलिक्यूल बनाते हैं। मॉलिक्यूल क्यों बनाते हैं? क्योंकि चीज़ें स्टेबलाइज रहना चाहिए। चीज़ें स्टेबलाइज, अरे इतना सारा किया तो अभी तक स्टेबलाइज नहीं हो। मतलब हाइड्रोन से फर्मियन से इलेक्ट्रॉन बने, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन बने, और इन सब ने साथ में रिएक्ट करके एटम बनाया, फिर भी स्टेबल नहीं बना। जब ये बने तो प्रोटॉन के आजू बाजू इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे, बट ऐसा नहीं था कि स्टेबल थे। स्टेबल कब होंगे? जब इसमें 8 और इसके बाहर के जितने हैं उनमें, इसमें 2 और इसके बाहर जितने घूम रहे हैं उसमें 8 रहे। 8 से कम रहेगा तो अनस्टेबल, है ना। 8 से कम रहेगा तो अनस्टेबल। ओके। 8 से ज़्यादा वाला भी 8 से ज़्यादा वाले सिचुएशन आते हैं, वो 11th क्लास में अभी इस पे ध्यान ना दें, है ना। तो उसके लिए क्या करता है एटम? अगर वो 8 के नज़दीक है ना, अगर वो 8 के नज़दीक है, मतलब उसमें सिर्फ अभी एक एटम है ना, उसमें अभी एक एटम है। सॉरी, थोड़ा सा 8 है, 8 करने हैं, है ना। 8 करने हैं, या तो इसमें कर ले, मान लेते हैं एक अच्छा खासा बड़ा सा हमारे पास एक एटम है, एटम का नाम एक्स है। ये पहला ऑर्बिट और इसमें है 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या कर सकता है एटम? इसको 8 कर ले, है ना। इसको 8 कर सकता है बढ़ा के, 6 इलेक्ट्रॉन लेके 8 कर ले, या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, तो इसको 8 कर ले, ये पूरा खाली हो जाए, है ना। ये पूरा खाली हो जाए, ये आखिरी, ये पूरा खाली हो जाएगा, तो ये आखिरी थोड़ी रहेगा, ये आखिरी रहेगा, है ना। ये दीवार टूटी गई, ये बची, इसको आखिरी गिनेंगे, इसमें 8 है तो स्टेबल हो गया, है ना। तो क्या किया इसने? इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया
अगर यहाँ पे 6 होता तो ये 6 इलेक्ट्रॉन देता, तो ज़्यादा एनर्जी लगती, तो ये क्या कर लेता, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता। अच्छा, एक सिचुएशन आती है कि अगर सिर्फ इसमें 4 है, तो 4 दे या 4 ले, बराबर एनर्जी जाएगी। इसके लिए क्या करता है, 4 को बीच में बांट देता है, ऐसे एज एन इलेक्ट्रॉन क्लाउड बांट देता है। वो बात की बात है, वो क्यों बांटता है, कैसे बांटता है, हमारे सिलेबस में नहीं, बस ये जानने के लिए है कि बांट देता है। और इनको बांटने से क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का वजन कितना होता है, जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स हैं उनके सम का बराबर। अगर कार्बन और ऑक्सीजन एक एक है, तो कार्बन और ऑक्सीजन के मास का सम, कार्बन एक है ऑक्सीजन दो है, तो कार्बन ऑक्सीजन और एक और ऑक्सीजन जो है, दो ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन के मास का सम। H2O है तो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के मास का सम, है ना। ये मास हो गया। अच्छा, एक आखिरी जो बचा कि एवरेज मास, जो हमने क्लोरीन की बात की, क्लोरीन, ये कई बार देखने मिलेगा। सर अभी आइसोटोप है, आइसोटोप मतलब वो सेम एलिमेंट है, वो उसके पास न्यूट्रॉन आके रहने लगे हैं, है ना, न्यूट्रॉन आके रहने लगे हैं। तो आइसोटोप की मैंने कल ही डेफिनेशन बताई थी कि आइसोटोप इज अ element which are element which contain same number of proton और different number of neutron। सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन है मतलब सेम एटॉमिक नंबर है, मतलब सेम स्पीसीज है। एटॉमिक नंबर इज बेसिक क्वालिटी ऑफ एन एलिमेंट, है ना। बेसिक क्वालिटी ऑफ एलिमेंट क्या है, एटॉमिक नंबर, इसके ऊपर कुछ नहीं, इसके नीचे कुछ नहीं। तो जब आइसोटोप आते हैं तो हम कैसे जाने कि यार, क्योंकि इन एवरेज मान लो एक कंटेनर लिया मैंने, तो उसमें मैंने यहाँ से मैंने कहीं से क्लोरीन जमा किया, तो क्लोरीन जमा किया, तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे सिर्फ सिर्फ 17 वाला क्लोरीन होगा या फिर 19 वाला ही क्लोरीन होगा, है ना। ये भी हो सकता है कि दूसरा एक एलिमेंट आए, है ना। जो है, मान लीजिए 17 था, एक में 17 प्रोटॉन, तो 17 ही रहेंगे, क्लोरीन है तो मतलब 17 प्रोटॉन ही रहेंगे। एक में न्यूट्रॉन 17 थे और एक में 19 थे। तो अब मास तो पता करना है, कैसे पता करेंगे, उन्होंने बोले कि एवरेज निकाल ले, है ना। तो पूछे कि तुम्हारी क्लास के एवरेज नंबर कितने हैं, तो सबके नंबर को प्लस करोगे और जितने लोग हैं उनसे डिवाइड कर दोगे, है ना। तो हम ऐसा करते हैं कि अब एक एक एटम को गिन गिन तो पाएंगे नहीं, हमने ऐसा किए कि हमने पता कर लिया एक्सपेरिमेंटली कि 19 वाले कितने हैं और 17 वाले कितने हैं। 17 वाले 2% मान लेते हैं और 19 वाले 18, ये जितना बचा वो 98, वो 19 वाले। इन दोनों का एवरेज निकाले तो हमारे पास एक वैल्यू आई, वही इसका एटॉमिक मास है, जिसका मैंने फॉर्मूला लिखाया हुआ है। इन जनरल अगर क्वेश्चन आते हैं तो वो हाइपोथेटिकल ही क्वेश्चन आते हैं। कोशिश करते हैं अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चन दिखे तो मैं उसको सॉल्व कर दिखाता हूँ। इस चैप्टर में, क्वेश्चन तो तुमको सॉल्व करना ही है एट द एंड। यही इन्हीं के क्वेश्चन आते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉन का मास निकाल, ये इलेक्ट्रॉन का मास बता दो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज बता दो, न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टी बता दो। मैथमेटिकली अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो एन की वैल्यू 12 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना एकोमोडेट कर सकता है ये बता दो। इसके अलावा ज़्यादा कुछ आता नहीं, है ना। जैसे ये जो मैं क्लोरीन की बात कर रहा था, ये
एक्सपेरिमेंट किया तो एक क्लोरीन का वजन 35 था और एक क्लोरीन का 27 था। और उस क्लोरीन का जो 35 वाला था वो 75% था और बाकी जो था 25% तो 37 वाला था। तो इसको मल्टीप्लाई किया इससे और इसको मल्टीप्लाई किया इससे। ये क्या है? नंबर। इसको इधर 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको इधर 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, इसको इक्विवेलेंसी वाला ये 7 का कॉन्सेप्ट है। मैं यहाँ पे 100 कॉमन ले सकता हूँ ना दोनों के बीच में। ये 100 कॉमन आ गया, ये प्लस ये 37 इंटू 25 हो गया। ये 100 एलसीएम आ गया, ये 100 एलसीएम आ गया। तो 100 लोग थे, ये 75 नंबर ऑफ 35 वाले, 25 नंबर ऑफ 37 वाले। सेम बात। और उसका फॉर्मूला जो कि मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि परसेंट ऑफ ए इंटू मास ऑफ ए प्लस परसेंट ऑफ बी इंटू मास ऑफ बी। बस इतना ही है, इसको याद करना है। एनसीईआरटी पढ़िएगा। ये जो मैंने बताया ये रिकॉल होंगी चीज़ें। जब ये रिकॉल हो तो समझ में आ जाएंगी और आपको गणित बन जाएंगे। जैसे अगर इसका कुछ क्वेश्चन दिया हो तो करते हैं इधर। एक आइसोबार तो है, आइसोबार की मैं बता चुका हूँ आइसोबार क्या होता है। आइसोबार कंप्लीटली अपोजिट टू आइसोटोप, उसके अलावा कुछ नहीं। राइट एन इलेक्ट्रिक क्वेश्चन भी दिया है यहीं पे। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ आइसोटोप एंड आइसोबार। कोई भी आइसोटोप ले लेते हैं, कार्बन का आइसोटोप ले लेते हैं, मान लो कार्बन 12 ले लेते हैं और कार्बन 14 ले लेते हैं। थोड़ा गलत लिखा दे, यहाँ पे लिखना था मेरे को, माउस थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो ये कार्बन 12 और कार्बन 14। तो हमको ये पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 ही होता है, उसका मास नंबर कुछ भी हो, पर कार्बन बोल रहे हैं मतलब 6 आना चाहिए दिमाग में। ऑक्सीजन बोल रहे हैं 8 आना चाहिए, हाइड्रोजन बोल रहे हैं 1, लिथियम 3, हीलियम 2, बेरिलियम 4, बोरोन 5, क्लोरीन 17, सोडियम 11। मास नंबर कुछ भी हो, एटॉमिक नंबर बेसिक क्वालिटी है ना। तो बेसिक क्वालिटी याद होनी चाहिए एटम की कम से कम 20 तक, है ना। मैं नियम बीच में भूल गया था जो मैंने नेट सर्च किया, होता है आप भी भूल सकते। देखो नुकसान तो आपका ही है, क्योंकि मेरा तो जो चलना था चल रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, रिजल्ट आ रहे हैं धीरे धीरे। इसके लिए अपन यहाँ पे पढ़ाने बैठे, खाली बैठे, क्योंकि रिजल्ट आने में टाइम लगा रही सर। 2-4 दिन बाद रिजल्ट है, जो भी रिजल्ट आएगा तुमको बता दिया जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है हमको। तो इसका क्या लिखेंगे? कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो पहले में कितना आता है? 2। पहले में कितना आता है? 2। दूसरे में 8 आ सकते हैं मैक्सिमम, और बचे कितने हैं? 4। तो 4, है ना। आइसोबर क्या है? इसका ही अपोजिट। मान लेते हैं कि ये 7 आ गया। 7 मतलब नाइट्रोजन, 7 मतलब नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7 आ गया। तो आग बंद करके लिखना है नाइट्रोजन, कुछ भी बोल दे, एटॉमिक नंबर आ गया। तो इसका क्या होगा? कितने नंबर? एटॉमिक नंबर 7। तो प्रोटॉन कितने? 7। तो न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन कितने? 7। तो 7 है तो पहले में तो 2 ही आएंगे, 8 आ सकते हैं, पर बच्चे 5 ही हैं तो 5 ही आएंगे। ठीक। ये क्वेश्चन धीरे धीरे आप सॉल्व करेंगे तो भी बनेंगे।